हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने भारतीय आधुनिक इतिहास कर रहे थे। लास्ट क्लास में वो लास्ट क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो आज की क्लास में उसे हम कंटिन्यू करेंगे। भारतीय आधुनिक इतिहास को आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त इस्तमरारी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो किसने किया था? वॉरेन होस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलेजली। तो ये क्या था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। कब किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में, 1793 ईस्वी में जो स्थायी बंदोबस्त है उसको आरंभ किया था। ठीक है, ये और ये क्या है? लो, जो आपका स्थायी बंदोबस्त है ये एक भू राजस्व की प्रणाली है। ठीक है, ये भू राजस्व की प्रणाली है, भू राजस्व की प्रणाली है। ठीक है, क्या है स्थायी बंदोबस्त? एक भू राजस्व की प्रणाली है। किसने शुरू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की थी। कब की थी? 1793 ईस्वी में की थी। और इसे किस किस नामों से जाना जाता है? तो इसे एक इस्तमरारी कहते हैं, स्थायी बंदोबस्त कहते हैं, जागीरदारी कहते हैं। जागीरदारी, स्थायी बंदोबस्त, इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी, माल गुजारी। और क्या कहते हैं इसको? और कहते हैं इसको 20 वेदारी। ठीक है, 20 वेदारी। और क्या कहते हैं इसको? 20 वेदारी कहते हैं। और ये व्यवस्था कहां से कहां तक लागू हुई थी? तो ये लागू हुई थी आपके बंगाल, बंगाल, बिहार, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक जो है ये व्यवस्था लागू हुई थी। इसके अंतर्गत समुचित भारत, समुचित ब्रिटिश भारत का 19% क्षेत्रफल, ठीक है, समुचित भारत का 19% क्षेत्रफल जो है वो इसके अंतर्गत शामिल था। ठीक है, इसमें शामिल था। और इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया था। ठीक है, एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया था, जिसे क्या करना होता था? उसे करना ये होता था, अपनी जो भूमि है, ठीक है, अपनी भूमि के लगान का, अपनी भूमि के लगान का 10/11 भाग जो है, 10/11 भाग वो किसको देगा? कंपनी को देगा। और 1/11 जो है, 1/11 भाग जो है वो स्वयं अपनी जरूरत पूरी करने के लिए रखेगा। ठीक है, 1/11 भाग अपने पास रखेगा और 10/11 भाग उसे कंपनी को देना था। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति थे। ठीक है, और इसके अंतर्गत कौन थे? जमींदार जो थे वो छोटे पूंजीपति थे, छोटे पूंजीपति थे, पूंजीपति थे। जमींदार कौन थे इसके अंतर्गत? छोटे पूंजीपति थे। तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब की? 1793 ईस्वी में। और ये क्या थी? भू राजस्व की प्रणाली थी। इसको किस किस नामों से जाना जाता है? स्थायी बंदोबस्त, इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी और बीसवेदारी। कहाँ कहाँ पर ये लागू हुई थी? तो ये लागू हुई थी आपके बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक। 19% ब्रिटिश भारत का हिस्सा इसमें शामिल था। 10/11 भाग जो इस भाग का लगान जो था, अपनी भूमि पर लगान का 10/11 भाग जो जमींदार थे वो कंपनी को देते थे, 1/11 भाग स्वयं रखते थे। और जो जमींदार कौन होते थे इस व्यवस्था के तहत? जो छोटे पूंजीपति थे वो यहाँ पर जमींदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कथन क्या है? कथन है ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। ब्रिटिश भारत ने क्या किया था? ब्रिटिश सरकार ने भारत में भारत के जो अलग अलग भाग थे, अलग अलग भागों में अलग अलग भू राजस्व की स्थापना की थी, मतलब भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। कारण है इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। तो ये बात आपकी सही है कि अंग्रेजों ने, जो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, भारत में अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग प्रणाली जो है व्यवस्था लागू की थी। और इससे क्या हुआ था? भारतीय किसानों के अलग अलग वर्ग बन गए थे। ठीक है, भारतीय किसानों के
अलग अलग वर्ग बन गए थे। तो आपका ऑप्शन ए एकदम सही है, मतलब आपका ए भी सही है और आर भी सही है, और आर जो है वो सही व्याख्या करता है ए की, ठीक है, कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। और ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग जो व्यवस्था है वो लागू की थी, जैसे कि आपकी स्थायी बंदोबस्त हो गया, जैसे कि स्थायी बंदोबस्त था, स्थायी बंदोबस्त था, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त हो गया आपका। रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, महलवाड़ी, ये अलग अलग पद्धति थी भू राजस्व की जो ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में लागू की थी। स्थायी बंदोबस्त जो है वो कहाँ कहाँ पर लगा था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्रों तक ये लागू की थी। इसके अंतर्गत मैंने आपको भी बताया था स्थायी बंदोबस्त के बारे में, कहाँ कहाँ पर ये लागू हुई थी, और इसके अंतर्गत जो ब्रिटिश भारत का 19% हिस्सा इस हिस्से में ये लागू थी स्थायी बंदोबस्त। और जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, ठीक है, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है ये कहाँ कहाँ पर लागू हुई थी? तो रैयतवाड़ी लागू हुई थी आपकी, रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी कहाँ कहाँ इसमें बताते हैं आपको कितना प्रतिशत हिस्सा था इसमें ब्रिटिश भारत का, और कहाँ कहाँ पर ये लागू हुई थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है, रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है, इसके अंतर्गत जो आता है आपका 51% हिस्सा, ठीक है, ब्रिटिश भारत का 51% हिस्सा इसके अंतर्गत था। और कहाँ कहाँ पर ये लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी आपके मद्रास, मद्रास, बंबई, मद्रास बंबई के कुछ हिस्से, मद्रास बंबई के कुछ हिस्से थे, मद्रास बंबई के कुछ हिस्से थे। पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल, असम तथा पूर्व, पूर्वी बंगाल, असम तथा पूर्व, असम तथा पूर्व। और पूर्व क्या है? ये आधुनिक कर्नाटक का एक भाग है, ठीक है, आधुनिक कर्नाटक का एक भाग है, आधुनिक कर्नाटक का एक भाग है क्या? पूर्व, ठीक है। तो मद्रास और बंबई के कुछ हिस्सों में पूर्वी बंगाल, असम तथा पूर्व में जो आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था थी ये लागू थी। और बात करते हैं महलवाड़ी व्यवस्था की, महलवाड़ी की। तो महलवाड़ी के अंतर्गत क्या कितना प्रतिशत हिस्सा आता था? तो 30%, ब्रिटिश भारत का 30% हिस्सा जो था वो महलवाड़ी के अंतर्गत आता था। और महलवाड़ी व्यवस्था लागू कहाँ कहाँ हुई थी? तो ये लागू हुई थी आपकी संयुक्त प्रांत, कहाँ कहाँ हुई थी? संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, और आपका पंजाब, पंजाब, पंजाब में जो ये लागू हुई थी कुछ परिवर्तनों के साथ लागू हुई थी, ठीक है, कुछ परिवर्तन के साथ, परिवर्तन के साथ पंजाब में जो ये लागू हुई थी कुछ परिवर्तन के साथ लागू हुई थी। विभिन्न क्षेत्रों में इन पृथक भू राजस्व व्यवस्थाओं से भारतीय किसानों के, ठीक है, तो यहाँ पर संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब में महलवाड़ी व्यवस्था लागू हुई थी। अब जो ये विभिन्न विभिन्न व्यवस्था भारत के अलग अलग क्षेत्रों में लागू की गई थी, इनसे क्या हुआ था? इनसे भारतीय किसान के अलग अलग वर्ग बन गए थे, ठीक है, इनसे जो है भारतीय किसानों के अलग अलग वर्ग बन गए थे। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन का जो सिद्धांत था उसको किसने प्रतिपादित किया था? एम एन राय ने, जयप्रकाश नारायण ने, राम मनोहर लोहिया ने, दादा भाई नौरोजी ने। तो ये क्या था? दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो दादा भाई नौरोजी जो थे वो धन धन के बहिर्गमन, ठीक है, धन के बहिर्गमन, धन के बहिर्गमन के सिद्धांत
धन के बहिर्गमन का जो सिद्धांत था उसके सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादित थे। सिद्धांत के धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी के और भारत में अनुद्योगीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई? तो ये 1813 में प्रारंभ हुई थी। जो 1813 के जो चार्टर एक्ट था, ठीक है, चार्टर एक्ट जो था उसके द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार का एक अधिकार समाप्त करने से शुरू हुई थी। इससे ब्रिटेन की समस्त प्रजा को पूरे विश्व के साथ व्यापार की अनुमति प्राप्त हो गई थी। यह औद्योगिक क्रांति को विस्तार देने के लिए किया गया था। इससे भारत ब्रिटिश उत्पादों का बाजार बन गया था। इसका परिणाम क्या हुआ था? भारत जो है वो ब्रिटिश उत्पादों का बाजार बन गया था। ठीक है, भारत ब्रिटिश उत्पादों का बाजार बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? जन आक्रोश, सैनिक असंतोष, ईसाई मिशनरी का प्रबंध, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। तो 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीति थी, जिनसे तंग आकर अतः विद्रोह का ज्वालामुखी फूट पड़ा। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति से तंग आकर विद्रोह का जो ज्वालामुखी है वो फूट पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? लखनऊ, झांसी, मेरठ, कानपुर। तो ये हुई थी कानपुर से, सॉरी मेरठ से। कहां से हुई थी? मेरठ से शुरू हुई थी। कब हुई थी? 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। यहाँ की तीसरी कैवलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बीयुक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया था और खुलेआम बगावत शुरू कर दी थी। तो क्यों हुई थी ये क्रांति? 1857 की क्रांति जो मेरठ में हुई थी, क्यों हुई थी? तो जो यहाँ की तीसरी कैवलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने जो चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया था। ठीक है, चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया था। छूने से इनकार के कारण, ठीक है, इनकार के कारण यहाँ के तीसरी कैवलरी रेजिमेंट के सैनिक जो थे उन्होंने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया था और खुलेआम बगावत कर दी थी, जिसका कारण क्या हुआ? मेरठ जो क्रांति थी वो शुरू हो गई। 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया? तो किसे दिया था? अजीमुल्ला, विरजिस कादिर, बख्त खान, हसन खान। तो ये दिया था बख्त खान को। ठीक है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब किसको दिया था? बख्त खान को दिया था। और बख्त खान था कौन? तो बख्त खान जो था, बख्त खान एक पख्तून था। ठीक है, कौन था? एक पख्तून था। बख्त खान एक पख्तून था और वह ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ठीक है, कंपनी में सूबेदार के पद पर था। ठीक है, सूबेदार के पद पर था और कंपनी की ओर से उसने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया था। ठीक है, किसने? बख्त खान ने प्रथम
अंग्रेज अफगान युद्ध, प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध, प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध जो है इसमें इसने भाग लिया था। किसकी तरफ से लिया था? कंपनी की तरफ से भाग लिया था बख्त खान ने। प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में बख्त खान ने कंपनी की तरफ से भाग लिया था। बहादुर शाह ने अपने बड़े पुत्र मिर्जा मुगल अथवा मिर्जा जहीरुद्दीन को मुख्य सेनापति घोषित किया था, किंतु विद्रोह में जो वास्तविक नेतृत्व था वो बख्त खान के पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट है, निम्न में से कौन इलाहाबाद के 1857 के संग्राम का नेता था? नाना साहेब, अजीमुल्ला, तात्या टोपे, मौलवी लियाकत अली। तो कौन था? तो ये थे आपके मौलवी लियाकत अली। ठीक है, मौलवी लियाकत अली जो थे वो इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता थे। और यहाँ पर जो संग्राम हुआ था इलाहाबाद में 1857 का जो संग्राम हुआ था, विरोधियों की कमान जो थी वो मौलवी लियाकत अली ने ही संभाली थी। और यहाँ के विद्रोह को जनरल नील ने समाप्त किया था। ठीक है, और इस विद्रोह को समाप्त किसने किया था? जनरल नील ने। ठीक है, विद्रोह को समाप्त किसने कर दिया था? जनरल नील ने इस विद्रोह को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? अजीमुल्लाह, विरजिस कादिर, तात्या टोपे, उक्त में से कोई नहीं। तो ये थे आपके तात्या टोपे। तात्या टोपे कौन थे? नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे। और 5 जून 1857 को 5 जून 1857 को नाना साहब को 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई थी। ठीक है, स्वतंत्रता की घोषणा की गई। स्वतंत्रता की घोषणा की गई 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। और जो नाना साहब के जो सेनापति थे, कमांडर इन चीफ तात्या टोपे से नाना साहब को बहुत सहायता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में कौन संबंध नहीं है? बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह, मौलवी अहमदुल्ला। तो ये है आपके उधम सिंह। उधम सिंह जो है 1857 का जो विद्रोह था उससे ये संबंध नहीं है। तो ये उधम सिंह थे कौन? तो ये उधम सिंह जो थे आपके, ये पंजाब के क्रांतिकारी थे। ये पंजाब के क्रांतिकारी थे। ठीक है, पंजाब के क्रांतिकारी थे। ठीक है, पंजाब के क्रांतिकारी थे। उधम सिंह जो थे पंजाब के क्रांतिकारी थे। और इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओ डायर ठीक है, माइकल ओ डायर की हत्या कर दी थी। ठीक है, माइकल ओ डायर की हत्या की। कब की इन्होंने इसकी हत्या? मार्च 1940 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसका बदला लेने के लिए उधम सिंह ने बंगाल जो पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओ डायर की हत्या कर दी। और कब की थी? मार्च 1940 में कर दी थी, जिसके लिए इन्हें गिरफ्तार करके मृत्युदंड दे दिया गया था। और 1857 का जो विद्रोह था उसका नेतृत्व किस किसने किया था? बेगम हजरत महल ने लखनऊ में किया था। बेगम हजरत महल ने 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व लखनऊ में किया था। कुंवर सिंह ने कहा पे किया था? बिहार में। ठीक है, कुंवर सिंह ने जो किया था वो बिहार में किया था। और मौलवी अहमदुल्ला जो है इन्होंने फैजाबाद में किया था। ठीक है, इन्होंने कहां पर किया था? फैजाबाद में, जो 1857 का विद्रोह हुआ था इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, तो उधम सिंह जो है वो हमारे 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं है। ये कौन थे? ये पंजाब के एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने पंजाब जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसका बदला लेने के लिए पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओ डायर की हत्या की। कब की? मार्च 1940 में की थी। और बेगम हजरत महल ने
1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किया, कुंवर सिंह ने बिहार में किया था, मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 का विद्रोह जब हुआ था उस टाइम पर भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बेंटिक। तो ये था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। और ये कौन था? ये भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कैनिंग जो था कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल था। तो ये कब से कब तक रहा था अंतिम गवर्नर जनरल? 1856 से 58 तक ये रहा था। तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। ठीक है, और ये पहला वायसराय भी था। पहला वायसराय कब नियुक्त हुआ था? 1858 से नियुक्त हुआ था और 62 तक ये रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्यों हुआ? भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। उपयुक्त सभी। तो ये सभी कारण थे जिसके कारण 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो था वो असफल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? जनरल जॉन निकलसन ने, जनरल नील ने, मेजर जनरल हैवलॉक ने, सर हेनरी लॉरेंस ने। तो किस किस ने खोया था? तो ये खोया था आपका, एक तो जनरल नील ने खोया था, जनरल हैवलॉक ने खोया था और सर हेनरी लॉरेंस ने। 14 सितंबर 1857 को 14 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जो जॉन निकलसन है, ठीक है, जॉन निकलसन जो है वो घायल हुआ था। जॉन निकलसन घायल हुआ था। जॉन निकलसन, कौन घायल हुआ था? जॉन निकलसन। और इसकी मृत्यु कब हुई? इसकी मृत्यु हुई थी 23 सितंबर 1857 को इसकी मृत्यु हो गई। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए जनरल नील सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक और जनरल नील की मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु कब हुई थी? अच्छा, जनरल निकलसन की मृत्यु दिल्ली में हुई थी। ठीक है, दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में ये घायल हो गया था। दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में ये घायल हुआ था और 23 सितंबर को इसकी मृत्यु हो गई थी। और जो जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस है, इनकी जो मृत्यु हुई थी 1857 का जो विद्रोह है उसके दौरान अंग्रेज रेजिडेंस की रक्षा करते हुए हुई थी। ठीक है, रेजिडेंस की रक्षा करते हुए हुई थी, की रक्षा करते हुए। ठीक है, अंग्रेज रेजिडेंस की रक्षा करते हुए इनकी हत्या हो गई थी, मतलब इनकी मृत्यु हो गई थी। जनरल नील की, मेजर जनरल हैवलॉक की और सन हेनरी लॉरेंस की। जबकि जो जनरल जॉन निकलसन जो है वो 14 सितंबर 1857 को दिल्ली पर आक्रमण करने के उसमें घायल हो गया था और 23 सितंबर 1857 को इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था? सैयद अहमद खान, वीडी सावरकर, बंकिम चंद्र चटर्जी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये थे सर सैयद अहमद खान। कौन थे? सर सैयद अहमद खान। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखित पुस्तक असबाब ए बगावत हिंद। कौन सी पुस्तक लिखी थी इन्होंने? असबाब ए बगावत असबाब ए बगावत हिंद, बगावत ए हिंद।
बगावत ए हिंद। ये पुस्तक जो है इन्होंने लिखी थी और ये कब प्रकाशित हुई थी? ये प्रकाशित हुई थी 1859 में ये प्रकाशित हुई थी, जिसमें इन्होंने 1857 के विद्रोह के कारणों को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, साम्राज्य विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? रियासतों को हड़पने की नीतियां समाप्त कर दी जाएंगी, देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, भारतीय एवं यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इसमें कौन सा आपका सही था? तो इसमें आपका सही था ए। ठीक है, ए जो है, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, ये वाला आश्वासन जो था ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। 1857 के विद्रोह का सबसे महत्व जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसका सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? महारानी जो विक्टोरिया है उनकी घोषणा थी। ठीक है, महत्वपूर्ण परिणाम कौन था? महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा, विक्टोरिया की उद्घोषणा, उद्घोषणा। ठीक है, ये क्या था? महत्वपूर्ण परिणाम था, महत्वपूर्ण परिणाम था किसका? 1857 की जो क्रांति हुई थी ये उसका महत्वपूर्ण परिणाम था। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई थी। और कब उद्घोषित की गई थी? 1 नवंबर 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद का जो दरबार लगा था उसमें घोषणा की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड कैनिंग द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड कैनिंग द्वारा की गई थी। इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया था। इस उद्घोषणा में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक, लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध कराना शामिल थे। भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया और सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की तथा अन्य आश्वासन ब्रिटिश शासन द्वारा पूरे नहीं किए जा सके। आश्वासन तो ये सभी दिए थे ब्रिटिश सरकार ने, ये 3 आश्वासन भी दिए थे ब्रिटिश सरकार ने, लेकिन ये जो तीनों है ये पूरे नहीं किए थे। जो पूरा किया था वो सिर्फ ये क्या था? रियासतों को हड़पने की नीति जो है वो समाप्त कर दी जाएगी। ये आपका जो 1857 की क्रांति थी, महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा जो थी वो उसका महत्वपूर्ण परिणाम था। और ये उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद का जो दरबार लगा था उसमें लॉर्ड कैनिंग द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था? जो नील दर्पण नाटक था उसके लेखक कौन थे? तारानाथ बंदोपाध्याय, तारानाथ घोष, दीनबंधु मित्र और आपके बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसके लेखक थे दीनबंधु मित्र। कौन थे? दीनबंधु मित्र थे। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में यूरोपीय नील बागान मालिकों के अत्याचारों के विरुद्ध किसानों का नील विद्रोह हुआ। ठीक है, जब 1857 का विद्रोह खत्म हो गया था उसके ठीक बाद बंगाल में यूरोपीय नील बागान के जो मालिक के अत्याचार थे वो किसानों के विद्रोह बढ़ गए थे। तो उन्होंने क्या किया था? किसानों ने नील विद्रोह किया था। ठीक है, नील विद्रोह किया था अत्याचारों के विरुद्ध। कब हुआ था? 1859 से 60 तक ये हुआ था। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु ने जो अपना नाटक है नील दर्पण उसमें किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी। तो कहाँ पड़ी थी? बंगाल में, बिहार में, पंजाब में, महाराष्ट्र में। तो ये पड़ी थी आपकी पंजाब में। पंजाब में कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी। और ये आपका पश्चिमी पंजाब में पड़ी। पश्चिमी जो पंजाब है, पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1840 के दशक में। किसके द्वारा की गई थी? भगत जवाहरमल के द्वारा। ठीक है, भगत जवाहरमल, भगत जवाहरमल के द्वारा की गई थी। और इन्हें क्या कहा जाता है? जो भगत जवाहरमल है इन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्हें सियान साहब के नाम से
जाना जाता है। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराई और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया, जिसका नेतृत्व राम सिंह ने किया। 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया और इनकी मृत्यु 1885 को हो गई। बाद में ये जो आपका आंदोलन था, कूका आंदोलन, इसका नेतृत्व राम सिंह ने किया था। ठीक है, किसने किया था? राम सिंह ने किया था इसका नेतृत्व। और 1872 ईस्वी में 1872 ईस्वी में राम सिंह को कहां भेज दिया था? रंगून भेज दिया था। ठीक है, रंगून निर्वासित कर दिया गया था और 1885 में इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी मृत्यु हो गई थी? राम सिंह की मृत्यु। ठीक है, किसकी मृत्यु हो गई थी? राम सिंह की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? तो कौन थे फराजी विद्रोह जो था उसके नेता? आगा मोहम्मद रजा, दादू मियां, शमशेर गाजी, वजीर अली। तो कौन थे? तो ये थे दादू मियां। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और जो दादू मियां है, दादू मियां ने बंगाल से दादू मियां ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने के लिए दादू मियां ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने के लिए दादू मियां ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने के लिए फराजी आंदोलन की जो है योजना बनाई। किसकी योजना बनाई? फराजी आंदोलन की योजना बनाई। और ये आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1818 में शुरुआत हुई थी और कब तक चला था? 1862 तक ये चलता रहा। अंत में संप्रदाय के अनुयायी वहाबी दल में जो है सम्मिलित हो गए थे। बाद में जो इस दल के अनुयायी थे वो वहाबी दल में जो है सम्मिलित हो गए थे। ठीक है, वहाबी में सम्मिलित हो गए थे। जो इस दल के अनुयायी थे वो वहाबी दल में सम्मिलित हो गए थे। और जो फराजी लोग थे बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। फराजी लोग कौन थे? फराजी लोग जो थे वो बंगाल के फरीदपुर फरीदपुर बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ठीक है, संप्रदाय के अनुयायी थे। संप्रदाय के अनुयायी थे कौन? फराजी लोग जो थे वो बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? कौन सी घटना हुई थी महाराष्ट्र में घटित? भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह, संथाल विद्रोह। तो ये हुई थी भील विद्रोह। ठीक है, भील विद्रोह जो घटना है वो महाराष्ट्र में घटित हुई थी। और जो भील की आदिम जाति थी वो कहाँ रहती थी? भील की जो आदिम जाति पश्चिमी तट के खानादेश पश्चिमी पश्चिमी तट के खानदेश, ठीक है, जो वर्तमान में अब महाराष्ट्र का भाग है। ठीक है, महाराष्ट्र का भाग है, वहां पर ये रहती थी 1818 से 31 तक। 1818 से 31 तक इन लोगों ने क्या किया था? नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। 1825 में सेवराम के नेतृत्व में भीलों ने विद्रोह किया था। ठीक है, 18 से 31 में इन्होंने क्या किया था? इन लोगों ने नए अंग्रेज स्वामी जो थे, ठीक है, नए अंग्रेज स्वामी जो थे उनके विरुद्ध स्वामी के विरुद्ध विद्रोह किया था। ठीक है, विद्रोह कर दिया था। और इस जाति के लोगों ने 1825 ईस्वी में सेवरम के नेतृत्व में
भीलों ने जो आपका विद्रोह किया था, ठीक है, विद्रोह किया 1825 में सेवरम के नेतृत्व में भीलों ने विद्रोह कर दिया था। और जो आपका कोल विद्रोह है, ये कहां पर हुआ था? कोल विद्रोह कहां पर हुआ था आपका? ये हुआ था रांची, सिंहभूमि, हजारीबाग, हजारीबाग, पालामाऊ और मानभूम के पश्चिमी क्षेत्रों में फैला था, ठीक है। और मानभूम के पश्चिमी क्षेत्रों में फैला था, ठीक है, मानभूम के पश्चिमी क्षेत्रों में फैला था। अब बात करते हैं रंपा विद्रोह की। तो ये रंपा विद्रोह कहां पर हुआ था? रंपा विद्रोह हुआ था आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश का जो गोदावरी जिला है, आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले, आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। रंपा पहाड़ी क्षेत्र जो है, रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? रंपा पहाड़ी क्षेत्र जो है वहां पर हुआ था, ठीक है, रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था। आदिवासियों का यह विद्रोह साहूकारों के शोषण और वन कानूनों के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था? ये शोषण और वन कानूनों के विरुद्ध था। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है संथाल विद्रोह, ठीक है, संथाल विद्रोह। तो ये हुआ था 1855 से 1856 तक, ठीक है, 1855 से 56 तक हुआ था। यह विद्रोह कहां पर हुआ था? मुख्यतः भागलपुर से राजमहल, भागलपुर से राजमहल के बीच जो क्षेत्र है, ठीक है, भागलपुर से राजमहल के बीच क्षेत्र में केंद्रित था, ठीक है, उसके बीच जो क्षेत्र है वहां पर ये केंद्रित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा किया गया था एका आंदोलन का प्रारंभ? महाराष्ट्र के किसानों द्वारा, बंगाल के किसानों द्वारा, पंजाब के किसानों द्वारा, उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा। तो ये किया गया था उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा। तो ये जो आपका एका आंदोलन है, ये हुआ कब था आपका? 1921 से 22 तक ये हुआ था। उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच, सीतापुर आदि जिलों में किसानों द्वारा प्रारंभ किया था। इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा निर्धारित लगान से 50% अधिक लगान वसूल करना था। इस आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। तो यह आंदोलन क्यों किया गया था? जो 50% से अधिक लगान वसूलना, ठीक है, 50% से अधिक, 50% से अधिक लगान वसूलना, ये एक कारण था किसका? एका आंदोलन का। और एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जो पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने, ठीक है, पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने एका आंदोलन का नेतृत्व किया था। और इसका कारण क्या था? 50% से अधिक लगान वसूलना एक आंदोलन का कारण था। इसी वजह से जो एका आंदोलन है ये प्रारंभ किया गया था, 1921 से 22 तक चला था। और इसका जो नेतृत्व है वो पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? मुंडा बिरसा थे, संथाल कान्हू, अहोम गोमधर कुंवर, नायक ताना भगत।
तो इसमें से आपका कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित नहीं है डी, नायक ताना भगत। ठीक है, नायक ताना भगत। देखिए ये जो मुंडा है, ठीक है, मुंडा जो है, मुंडा विद्रोह हुआ था। मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1899 से 1900 तक, 1900 के बीच में कहाँ हुआ था? में रांची के दक्षिणी क्षेत्रों में हुआ था। ठीक है, कहां पर हुआ था? रांची के दक्षिणी क्षेत्रों में हुआ था। रांची के दक्षिणी क्षेत्रों में। ठीक है, कहां पर हुआ था? रांची के दक्षिणी क्षेत्रों में हुआ था। और इस विद्रोह का नेता कौन था? ठीक है, इस विद्रोह का नेता कौन था? इस विद्रोह का नेता जो था वो बिरसा था। ठीक है, कौन था? बिरसा था। इस नेता का विद्रोह कौन था? बिरसा मुंडा था। ठीक है, बिरसा मुंडा था। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है संथाल। ठीक है, संथाल, जो आपका संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56 के बीच में हुआ था। इस विद्रोह के नेता सीदो और कान्हो थे। ठीक है, इस विद्रोह के नेता कौन थे? इस विद्रोह के नेता सीदो और कान्हू थे। ठीक है, सीदो और कान्हू इस विद्रोह के नेता थे। जो अहोम विद्रोह है, नेक्स्ट है हमारा अहोम विद्रोह। ठीक है, अहोम, अहोम विद्रोह जो है ये 1828 में प्रारंभ हुआ। ठीक है, 1828 में प्रारंभ हुआ। इसके नेता कौन थे? इसके नेता थे गोमधर, गोमधर कुंवर। ठीक है, कौन थे इसके नेता? गोमधर कुंवर थे। अब ताना भगत आंदोलन जो है, ठीक है, ताना भगत आंदोलन जो है, ताना भगत आंदोलन जो है, आंदोलन का प्रारंभ उरांव के आदिवासियों के मध्य क्षेत्र 1914 में छोटा नागपुर, छोटा नागपुर में हुआ था। ठीक है, कहां पर हुआ था? छोटा नागपुर में हुआ था। छोटा नागपुर में हुआ था। और इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जो थे, इस आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता थे वो कौन कौन थे? जतरा भगत, जतरा भगत, कौन कौन थे? जतरा भगत, जतरा भगत, बलराम भगत, बलराम भगत तथा देवमेनिया भगत। ठीक है, तथा देवमेनिया, देवमेनिया भगत। ये कौन? ये थे इसके, इस आंदोलन के नेतृत्व करता थे। कहने का मतलब है कि ये आपको आंदोलन दे रखे हैं और उनके नेतृत्वकर्ता दे रखे हैं। जो ताना भगत आंदोलन था उसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो नायक नहीं थे, वो जतरा भगत, बलराम भगत तथा देवमेनिया भगत थे। ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के काल में हुई थी। वॉरेन हेस्टिंग के काल में हुई थी। वॉरेन हेस्टिंग के काल में हुई थी। उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। कारण है, वॉरेन हेस्टिंग स्वयं एक उद्भट विद्वान था तथा प्राच्य विद्या या प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी के ज्ञान को प्रोत्साहित करता था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए है। आपका कथन भी सही है और आर भी सही है। आर आपकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के काल में हुई थी। उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। इसने क्या किया था? इसकी अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। और कारण क्या कह रहा है? वॉरेन हेस्टिंग स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो ये कथन भी आपका सही है। कारण, कथन भी सही है और कारण भी सही है, और जो कारण है वो कथन की सही एक्सप्लेनेशन करता है। तो वॉरेन हेस्टिंग कौन था?
वॉरेन हेस्टिंग 1774 से 85 के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल था। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल था। और जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स विलिंग्स ने, हेनरी कोलब्रुक ने, योहान वोल्फगांग फोन गेटे ने, सर विलियम्स जोन्स ने। तो ये की थी सर विलियम्स जोन्स ने। सर विलियम जोन्स ने जो अभिज्ञान शकुंतलम है कालिदास की, उसकी अंग्रेजी में अनुवाद किया था उसका। ठीक है, कब किया था? 1789 में किया था। ठीक है, 1789 में कालिदास रचित अभिज्ञानम शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया और इसके 5 संस्करण जो है इसने प्रकाशित किए। ठीक है, 5 संस्करण प्रकाशित किए, जो 5 संस्करण है वो प्रकाशित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। विशेष जोर दिया गया, तो कौन से विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो कौन से विकास पर विशेष जोर दिया गया था? बालिकाओं की शिक्षा को, उच्च शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा को, तकनीकी शिक्षा को। तो ये दिया गया था प्राथमिक शिक्षा को। हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसमें प्राथमिक शिक्षा के विकास पर विशेष जोर दिया गया था। जो 1854 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा के लिए, ठीक है, 1854 के बाद जो शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की, शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए, ठीक है, समीक्षा के लिए क्या हुआ था? 1882 में लॉर्ड रिपन ने 1882 में लॉर्ड रिपन ने क्या किया था? डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर जो है उसकी अध्यक्षता में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग नियुक्त किया गया। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग नियुक्त किया। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया। तो डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में क्या किया था? प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग नियुक्त किया। ठीक है, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग जो है वो नियुक्त किया गया था, नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे? चार्ल्स वुड, मैकाले, जेसमिन कार्नवालिस। तो कौन थे? मैकाले जो थे फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे। भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। कौन सा सिद्धांत? अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत मतलब द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन। द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन। ये किससे संबंधित था? ये शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, ये शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था।
और इस सिद्धांत का अर्थ क्या था? इस सिद्धांत का अर्थ ये था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए। ठीक है, इस जो सिद्धांत का अर्थ था वो शिक्षा जो है सिर्फ और सिर्फ उच्च वर्ग को दी जाए। ठीक है, उच्च वर्ग को ही दी जाए। इस वर्ग से छन छन कर ही शिक्षा का असर जन जन सामान्य तक पहुंचे। इस सिद्धांत के प्रतिपादक मैकाले का मानना था कि सीमित साधनों से समस्त जनता को शिक्षित करना असंभव है। ठीक है, इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ था कि शिक्षा को उच्च वर्ग के लोगों को ही दिया जाए और उच्च वर्गों के लोगों से ही शिक्षा छन छन कर अन्य वर्गों तक पहुंचे। मैकाले का कहना यह था कि जो ये सीमित साधन है इनसे समस्त जनता को शिक्षित करना असंभव है, इसलिए इसने फिल्ट्रेशन थ्योरी का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? जजिस्ट्र रनाडे, फिरोज शाह मेहता, बीजी तिलक, दयानंद सरस्वती। तो ये थे आपके बीजी तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1880 में हुई थी। और कहां पर की गई थी? तो ये की गई थी पुणे में। ठीक है, पुणे में की गई थी न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ। ठीक है, न्यू इंग्लिश स्कूल जो था, न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ जो है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना हुई, 1880 में हुई। 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई थी। ठीक है, 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो थी, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो थी वो औपचारिक रूप से गठित की गई थी। ठीक है, इस संस्था के संस्थापकों में वीपी चिंपुलकर, बीजी तिलक, एमबी नामजोशी और गोपाल गणेश आगरकर प्रमुख थे। जजिस रनाडे इस सोसाइटी के संस्थापक नहीं बल्कि इसके 5वें संरक्षकों में से एक थे। ठीक है, जजिस रनाडे कौन थे? ये इसके 5 संरक्षकों में से एक थे। ठीक है, इसके 5 संरक्षक जो थे, 5 संरक्षकों में से एक थे। ठीक है, किसके? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के जो 5 संरक्षक थे उनमें से एक कौन थे? जजिस रनाडे थे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा, बीजी तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो कौन सा था? द बंगाल गजट, द कलकत्ता गजट, मद्रास कोरियर, बॉम्बे हेरोल्ड। तो ये था आपका बंगाल गजट। ठीक है, द बंगाल गजट जो था भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था। तो ये कब प्रकाशित हुआ था? द बंगाल गजट कब प्रकाशित हुआ था? 1780 में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने। ठीक है, जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने। ठीक है, जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने जो है द बंगाल गजट नामक समाचार पत्र का प्रकाशित करना आरंभ किया था। इससे पहले जो आपके बंगाल गजट समाचार पत्र को प्रारंभ करने का प्रयास इससे पहले किसने किया था? विलियम बोल्ट्स के द्वारा किया गया था। विलियम बोल्ट्स जो है इसने भी प्रयास किया था समाचार पत्र छापने का, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसको वापस इंग्लैंड भेज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हेस्टिंग। तो ये क्या था आपके? लॉर्ड लिटन ने। ठीक है, लॉर्ड लिटन ने क्या था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ था। ठीक है, तो कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1878 में पारित हुआ था लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। और लॉर्ड लिटन का कार्यकाल कितना था?
लॉर्ड लिटन का कार्यकाल था 1876 से 1880 तक। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया था। ठीक है, क्या कहा गया था? इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम, मुंह बंद करने वाला अधिनियम। ठीक है, क्या कहा गया था? वर्नाकुलर एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम जो है इसे कहा गया था। किसे? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी थी। तो 1882 में जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था वो समाप्त हो गया था। और जो और किसने किया था ये बंद? ये क्या था? लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को बंद कर दिया, अधिनियम को रद्द कर दिया था और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? बंगवासी, काल, केसरी, उपयुक्त, सभी। तो कौन सी पुस्तक जो है वो जो कांग्रेस है उसकी जो आलोचना करती थी, तो वो कौन सी बुक है? वो है आपकी उपयुक्त सभी। ये सारी पुस्तकें जो थी कांग्रेस की आलोचनाएं करती थी। बंगवासी, काल एवं केसरी आदि पत्रिकाएं क्रांतिकारी आंदोलन की समर्थक और कांग्रेस की उदारवादी नीतियों की आलोचक थी। समर्थक किसकी थी? ये क्रांतिकारी आंदोलन जो था, क्रांतिकारी क्रांतिकारी आंदोलन क्रांतिकारी आंदोलन जो था उसकी ये समर्थक थी। ठीक है, समर्थक थी। ये पुस्तिकाएं, ये पत्रिकाएं जो है क्रांतिकारी आंदोलन की समर्थक थी और कांग्रेस की उदारवादी नीतियों की आलोचना करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। कौन थे इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक? एम के गांधी, अल्बर्ट वेस्ट, महादेव देसाई, मनसुख लाल नजर। तो ये थे आपके मनसुख लाल नजर। ठीक है, मनसुख लाल नजर जो थे इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। इंडियन ओपिनियन पत्रिका जो है महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1903 में प्रारंभ की गई थी। किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? महात्मा गांधी द्वारा। महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ की गई थी और कब की गई थी? 1903 में। ठीक है, 1903 में की गई थी। कहां से की थी महात्मा गांधी ने इसे प्रारंभ? अफ्रीका से की थी। ठीक है, अफ्रीका से गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन पत्रिका आरंभ की थी 1903 में। जिसके प्रथम संपादक कौन बने थे? मनसुख लाल नजर जो है इसके प्रथम संपादक बने थे, मनसुख लाल नजर। यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी। और किन किन भाषा में प्रकाशित होती थी? गुजराती, गुजराती, हिंदी, गुजराती, हिंदी, तमिल, तमिल और अंग्रेजी। ठीक है, और अंग्रेजी, ये भाषाएं थी जिनमें इंडियन ओपिनियन पत्रिका जो है वो जो आपकी प्रकाशित होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था। किसने किया था? होम रूल पार्टी ने, उग्रवादी पार्टी ने, गदर पार्टी ने, स्वराज पार्टी ने। तो ये क्या था? आपका होम रूल पार्टी ने। ठीक है, होम रूल पार्टी ने क्या था? यंग इंडिया 7 मई 1919 से महात्मा गांधी के पर्यवेक्षण में प्रारंभ में पाक्षिक के रूप से बंबई में प्रकाशित होता था। यहाँ के प्रारंभिक संस्करणों में जन्मदास, द्वारकादास और शंकरलाल बैंकर इसके संपादक रहे। 8 अक्टूबर 1919 से यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी बने और यह अहमदाबाद से साप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होने लगा। जमनादास, द्वारकादास और शंकरलाल बैंकर एनी बेसेंट की होम रूल लीग के सदस्य थे। तो ये जो यंग इंडिया था ये 7 मई 1919 से महात्मा गांधी के 1919 से महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी के पर्यवेक्षण में पाक्षिक रूप से
जो है बंबई में प्रकाशित होता था। ठीक है, बंबई में प्रकाशित होता था। फिर क्या हुआ, यहाँ के प्रारंभिक संस्करणों में इसके जो संपादक कौन थे, यहाँ पर इसके संपादक कौन रहे थे, इसके संपादक रहे थे जमुना दास, जमुना दास, द्वारका दास, जमुना दास, द्वारका दास तथा शंकरलाल बैंकर, शंकरलाल बैंकर, ये यहाँ पर बंबई में इसके संपादक रहे थे। फिर क्या हुआ, 8 अक्टूबर 1919 से यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी बने। ठीक है, यंग इंडिया के संपादक, यंग इंडिया के संपादक कौन बने, महात्मा गांधी बने। ठीक है, कौन बने इसके संपादक, महात्मा गांधी बने। और अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होने लगा। फिर ये कहां से प्रकाशित होने लगा, अहमदाबाद में, अहमदाबाद में। ठीक है, और किस रूप में होने लगा, साप्ताहिक रूप में। ठीक है, साप्ताहिक रूप में अहमदाबाद से ये प्रकाशित होने लगा। और यहाँ पर इसके जो आपके सदस्य थे वो कौन कौन थे, जमुना दास, द्वारका दास, शंकरलाल बैंकर और एनी बेसेंट थी साथ में। ठीक है, जमुना दास, द्वारका दास और शंकरलाल के साथ आपकी एनी बेसेंट थी। ठीक है, एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबंध किया। तो किसने किया था, अरविंद घोष ने, एमजी रानाडे ने, सुभाष चंद्र बोस ने, लोकमान्य तिलक ने। तो किसने किया था, तो ये क्या था, अरविंद घोष ने। ठीक है, किसने किया था, अरविंद घोष ने। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अरविंद घोष संपादक के रूप में जुड़े हुए थे। तो अरविंद घोष कौन थे, वंदे मातरम के संपादक के रूप में जुड़े हुए थे, संपादक के रूप में जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा शुरू किए गए एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में कहा प्रकाशित किया गया, बंबई से, अहमदाबाद से, पूना से, नासिक से। तो ये कहां से किया गया था, ये किया गया था आपका पूना से। ठीक है, कहां से किया गया था, पुणे से किया गया था। गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को पुणे से, जो कहां पर है, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में है पुणे, वहां से किया गया था। इसके प्रकाशन के समय गांधी जी यरवदा जेल में थे। ठीक है, इसके जो इसका प्रकाशन का समय था, ठीक है, इसके प्रकाशन के समय गांधी जी यरवदा जेल में थे। कहाँ थे गांधी जी, यरवदा जेल में थे, जो कि पुणे में है। और पुणे कहाँ है, महाराष्ट्र में। और इसके संपादक कौन थे, इसके संपादक आर.वी. शास्त्री थे। ठीक है, आर.वी. शास्त्री जो थे इसके संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया, बाल गंगाधर तिलक ने, बी.आर. अम्बेडकर ने, वी.डी. सावरकर ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो ये क्या था, भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, बी.आर. अम्बेडकर ने, भीमराव अंबेडकर ने 1927 ईस्वी में, कब किया था, 1927 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर ने 1927 ईस्वी में बंबई से, कहां से, 1927 ईस्वी में कहां से क्या था, बंबई से। ठीक है, कब क्या था, 1927 में क्या था, कहां से क्या था, बंबई से क्या था, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार प्रारंभ किया गया था, वंदे मातरम, पीपुल, ट्रिब्यून, वीर अर्जुन। तो कौन सा समाचार पत्र जारी किया गया था, वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू में प्रारंभ किया गया था। लाला लाजपत राय ने लाहौर से एक उर्दू दैनिक वंदे मातरम और अंग्रेजी साप्ताहिक दी पीपुल निकाला था। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक दी पीपुल भी निकाला था। दी पीपुल क्या था,
अंग्रेजी साप्ताहिक था। ठीक है, अंग्रेजी साप्ताहिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन, युगांतर। तो किससे संबंधित नहीं थे गांधी जी? किससे संबंधित नहीं थे? युगांतर से। ठीक है, गांधी जी जो थे युगांतर से संबंधित नहीं थे। इसका संपादन जो है भूपेंद्र नाथ दत्त और वीरेंद्र कुमार घोष ने किया था। ठीक है, इसका संपादन किसने किया था? इसका संपादन भूपेंद्र नाथ दत्त भूपेंद्र नाथ दत्त तथा वीर यह आपका बारिंद्र कुमार। ठीक है, बारिंद्र कुमार घोष ने शुरू किया था। बारिंद्र कुमार घोष ने शुरू किया था। ठीक है, गांधी जी इससे संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, शौकत अली, खलीकुज्जमान। तो ये किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कौमी आवाज नामक उर्दू अखबार का प्रकाशन 1945 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा तथा रफी अहमद किदवई, एक तो जवाहरलाल नेहरू थे और एक थे रफी अहमद किदवई, द्वारा कहां से प्रारंभ किया था? लखनऊ से प्रारंभ किया था। ठीक है, लखनऊ से इसको प्रारंभ किया था। और इसके दूसरे संपादक कौन थे? हयातुल्लाह अंसारी। ठीक है, दूसरे संपादक कौन थे इसके? दूसरे संपादक थे हयातुल्लाह अंसारी। कौन थे? हयातुल्लाह अंसारी इसके दूसरे संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक था? वंदे मातरम जो पत्र है उसका संपादक कौन था? श्यामजी कृष्ण वर्मा, भिकाजी कामा, वीडी सावरकर, जीडी सावरकर। तो इनमें से कौन थे वंदे मातरम पत्र के संपादक? तो ये थे आपके, जो वंदे मातरम पत्र है इसका आपका प्रथम प्रकाशन हुआ था इसका 6 अगस्त 1906 को। ठीक है, ये हुआ था इसका प्रथम प्रकाशन हुआ था। उस वक्त इसके जो संपादक थे, ठीक है, वो कहां से हुआ था? कलकत्ता से हुआ था। कहां से हुआ था? कलकत्ता से हुआ था। 6 अगस्त से 15 अक्टूबर तक, 6 अगस्त से 15 अक्टूबर 1906 तक। ठीक है, 15 अगस्त से 6 अगस्त से 15 अक्टूबर 1906 तक जो है बिपिन चंद्रपाल इसके संपादक थे। जो बिपिन चंद्रपाल जो थे इसके संपादक थे। बिपिन चंद्रपाल इसके संपादक थे। और इसके बाद 27 मई 1907 से 27 मई 1907 तक कहां से? सॉरी, ये आपके 24 अक्टूबर 1906 से 24 अक्टूबर 1906 से 27 मई 1907 तक। ठीक है, 24 अक्टूबर 1906 से 27 मई 1907 तक इसके संपादक जो थे वो थे अरविंद घोष। ठीक है, कौन थे? अरविंद घोष। कौन थे? अरविंद घोष। अरविंद घोष इसके संस्थापक 24 अक्टूबर 1906 से
27 मई 1907 तक थे। तब यह पत्र दैनिक प्रकाशित होता था और जब ये दैनिक रूप से प्रकाशित होता था। नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट जो है इसका नेक्स्ट है 2 जून 1907 से इसका साप्ताहिक प्रकाशन भी शुरू हो गया था। 28 मई से 28 मई से 28 मई से 22 दिसंबर 28 मई से 22 दिसंबर 1907 तक जो अरविंद घोष के संपादक तब में इसका जो है दैनिक और साप्ताहिक, ठीक है, दैनिक और साप्ताहिक दोनों दैनिक और साप्ताहिक तरीके से ये प्रकाशित होने लगा था। ठीक है, दैनिक और साप्ताहिक रूप से इसका जो है प्रकाशन होता रहा, लेकिन बाद में ये बंद हो गया था। ठीक है, बाद में ये बंद हो गया था और पुनः कब स्टार्ट हुआ था, दोबारा कब प्रकाशित होना स्टार्ट हुआ था, तो ये हुआ था 10 सितंबर 1909 को पेरिस से। ठीक है, 10 सितंबर 1909 को पेरिस से वंदे मातरम नाम से प्रथम पत्र प्रकाशित हुआ, जिसके संपादक कौन थे? लाला हरदयाल। ठीक है, लाला हरदयाल जो थे इसके संपादक थे। इस पत्र के प्रकाशक और वितरण का कार्य मैडम भीकाजी ने भी किया था। ठीक है, जो मैडम भीकाजी हैं इन्होंने भी इस पत्र के संपादक और वितरण का प्रकाशक और वितरण का कार्य मैडम भीकाजी ने भी किया था। तो क्लियरली नहीं कह सकते कि इनमें से कौन एक इसका संपादक था। इसके संपादक अरविंद घोष भी रहे थे, बिपिन चंद्र पाल भी रहे थे और लाला हरदयाल भी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी ब्रह्म समाज, आत्मीय समाज, ब्रह्म सभा, तत्व बोधिनी सभा। तो कौन सी थी? आत्मीय सभा। ठीक है, आत्मीय सभा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। हिंदू धर्म के एकविंशतिवाद मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। कब की थी? 1815 ईस्वी में की थी। क्यों की थी? हिंदू धर्म के एकविंशतिवादी मत का प्रचार करने के लिए। ठीक है, जो हिंदू धर्म का एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए। ठीक है, मत का प्रचार के लिए, मत के प्रचार के लिए की थी। किसके सहयोग से की थी? अपने युवा समर्थकों की सहयोग से की थी। राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित ये प्रथम संस्था थी। ठीक है, और राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित ये प्रथम संस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था। 1872 में, 1890 में, 1893 में, 1901 में। तो कब भाग लिया था विवेकानंद ने? तो ये भाग लिया था 1893 ईस्वी में। करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, 1893 में। ठीक है, 1893 में इन्होंने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण परमहंस, एम.एन. दास गुप्ता, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रंगनाथ नंद ने। तो ये किसने की थी? आपकी स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, किसने की थी? स्वामी का विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी। ठीक है, रामकृष्ण मिशन का कलकत्ता के बेलूर में मुख्यालय खोला गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ खोला गया था? कलकत्ता के बेलूर में। ठीक है, कलकत्ता के बेलूर में इसका मुख्यालय खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी श्रद्धानंद।
तो किसे कहा जाता है? स्वामी स्वामी दयानंद सरस्वती। तो किसे कहा जाता है भारत का मार्टिन लूथर? स्वामी दयानंद को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है स्वामी दयानंद को? उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण। ठीक है, क्यों कहा जाता है? धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण, प्रयासों के कारण। ठीक है, धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण इन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। किसे? स्वामी दयानंद सरस्वती को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? देव समाज की स्थापना किसने की? वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, शिव नारायण अग्निहोत्री, रामकृष्ण परमहंस। तो किसने की थी? देव समाज की स्थापना 1887 में किसने की थी? शिव नारायण अग्निहोत्री ने। ठीक है, 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की थी। शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी। कहां पर की थी? 1887 में लाहौर में की थी। कहां पर की थी देव समाज की स्थापना? लाहौर में। लाहौर में। तो कहां पर की थी? लाहौर में की थी। और ये ही ब्रह्म समाज के पहले अनुयायी थे। इस समाज के उपदेशकों को देव शास्त्र नामक पुस्तक में संकलित किया गया था। ठीक है, जो इसके उपासक थे इन्हें देव शास्त्र नामक जो पुस्तक है उसके अंदर उसके अंदर संकलित किया गया था। किनको संकलित किया गया था? इस समाज के उपदेशकों को। ठीक है, उपदेशकों को देव शास्त्र जो पुस्तक है उसमें संकलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, पश्चिमी भारत के डी के कर्व नामक निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? सती प्रथा, बाल शिशु हत्या, स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह। तो किसमें आता है? ये आता है आपके सी एंड डी दोनों, स्त्री शिक्षा विवाह में भी और विधवा पुनर्विवाह में भी। जो डी के कार्वे थे वो प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। ठीक है, प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। कौन थे? प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। उन्होंने विधवा विवाह एवं महिला शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये कौन थे? डी के कर्व जो थे एक समाज सुधारक थे। इन्होंने विधवा विवाह एवं महिला शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने रनाडे के साथ विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का संचालन किया और विधवाओं को शिक्षा देने के लिए विधवा आश्रम संघ की स्थापना की। किसकी स्थापना की थी इन्होंने? विधवा संघ आश्रम। ठीक है, विधवा संघ आश्रम की इन्होंने स्थापना की थी। इस आश्रम का उद्देश्य विधवाओं को शिक्षिकाओं, परिचारिकाओं तथा दाइयों के रूप में प्रशिक्षित करने, आत्मनिर्भर बनाना था। डी के कर्वे विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव थे। इन्होंने वर्ष 1916 ईस्वी में बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वर्ष 1916 ईस्वी में प्रथम महिला विश्वविद्यालय। ठीक है, प्रथम महिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है, प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसने की थी? डी के कर्वे ने। ठीक है, डी के कर्वे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। 1853 में जन्मे ये पश्चिम भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और समिति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्ष करता थे। उपयुक्त पैराग्राफ किसके विषय में है? दादा भाई नौरोजी, बी एम मालाबारी, बीपी वाडिया, नौरोजी परदोन जी। तो ये कथन किसके बारे में है? तो ये कथन है बी एम मालाबारी के बारे में। तो ये पैराग्राफ था, किसके बारे में था ये पैराग्राफ?
तो ये था बीएम मालाबारी के संदर्भ में। ठीक है, ये जो आपका पैराग्राफ था ये रिलेटेड था आपके बीएम मालाबारी। जो बहराम जी मालाबारी थे एक पारसी और समाज सुधारक थे। कौन थे ये? एक पारसी और समाज सुधारक थे। ठीक है, पारसी और समाज सुधारक। कौन थे? पारसी और समाज सुधारक। तो ये एक पारसी थे और समाज सुधारक थे। इन्होंने इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया का संपादन किया था। किस किस का संपादन किया था इन्होंने? इंडियन स्पेक्टेटर, इंडियन स्पेक्टेटर और वॉइस ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ वॉइस ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका जो संपादन इन्होंने किया था, वॉइस ऑफ इंडिया का संपादन किया था। इनके प्रयासों के फलस्वरूप समिति आयु अधिनियम एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट जो एक्ट है 1891 में पारित किया गया था। कौन सा एक्ट? समिति आयु अधिनियम। सम्मति सम्मति आयु अधिनियम। ठीक है, सम्मति आयु अधिनियम। सम्मति आयु अधिनियम 1891 में इनके प्रयासों से ही पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु, जो लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु, लड़कियां जो थी उनके विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई थी। बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का विरोध किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानाडे, राजा नारायण बसु। तो किसने किया था? तो ये क्या था? राजा राम मोहन राय ने। करेक्ट आंसर क्या है? बी करेक्ट आंसर है। 1826 में जूरी एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, 1826 में ये एक्ट पारित किया गया था, जूरी एक्ट 1826 में पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत न्यायालय में धार्मिक आधार पर भेदभाव की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत यह प्रावधान था कि हिंदुओं तथा मुसलमानों के मामलों की सुनवाई किसी यूरोपीय अथवा भारतीय ईसाई जजों द्वारा तो की जा सकती थी, किंतु किसी भी ईसाई, चाहे वह यूरोपीय हो अथवा भारतीय, की सुनवाई किसी हिंदू अथवा मुसलमान न्यायाधीश द्वारा नहीं की जा सकती। राजा राम मोहन राय ने इस भेदभाव का जोरदार तरीके से विरोध किया था। जो आपके हिंदू या मुसलमान थे, ठीक है, उनकी उन मामलों की सुनवाई ईसाई या यूरोपीय कोर्ट में तो की जा सकती थी, लेकिन किसी यूरोपीय और ईसाई जो है उनके मामले की सुनवाई हिंदू या मुस्लिम कोर्ट में नहीं की जा सकती थी। और इस भेदभाव का जो राजा राम मोहन राय हैं उन्होंने जोरदार तरीके से विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? श्री नारायण गुरु, मुकुंदराव पाटिल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी आर शिंदे। तो कौन था? ये थे हमारे मुकुंदराव पाटिल। करेक्ट आंसर है मुकुंदराव पाटिल। वर्ष 1910 के उपरांत ज्योतिबा फुले के विचारों से प्रेरित होकर मुकुंदराव पाटिल एवं शंकरराव जाधव ने एक ब्राह्मण विरोधी एवं प्रबल कांग्रेस विरोधी बहुजन समाज की स्थापना की। कब की? 1910 में की थी। ज्योतिबा फुले के जो विचारों से प्रभावित होकर इन्होंने बहुजन समाज की स्थापना की। कोल्हापुर के शाहू महाराज ने अपने दरबार में ब्राह्मण दरबारियों के साथ विवादों एवं झगड़ों के कारण इस आंदोलन को संरक्षण दिया था। तो इस आंदोलन को संरक्षण किसने दिया था? कोल्हापुर के शाहू महाराज ने। ठीक है, कोल्हापुर के शाहू महाराज जो थे, कोल्हापुर के शाहू महाराज जो थे, इन्होंने इस आंदोलन को महाराज ने संरक्षण दिया। ठीक है, महाराज ने संरक्षण दिया किसे? बहुजन समाज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, दार उल उलूम की स्थापना की थी। किसने की थी दार उल उलूम की? मौलाना शिबली नुमानी ने, मौलाना हुसैन अहमद ने, मौलवी अब्दुल्लाह चक्रलवी ने, मौलाना अहमद रिजा खान ने। तो ये की थी मौलाना शिबली नुमानी ने। किसने की थी? मौलाना शिबली नुमानी में। 1893 में कानपुर में नदवातुल उलमा का गठन अलीगढ़ के मौलाना लुत्फुल्लाह साहब की अध्यक्षता में किया गया था, जिसके संस्थापकों में मौलाना शिबली नुमानी शामिल थे।
नवादुल उलमा द्वारा लखनऊ में 1898 ईस्वी में दारुल उल्म की स्थापना मौलाना शिबली नुमानी के परामर्श से की गई थी। तो कब की गई थी? 1898 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। वे इस दारुल उलूम के प्रमुख शिक्षक भी थे। कौन? मौलाना शिबली नुमानी जो थे ये इसके प्रमुख शिक्षक भी थे। ठीक है, प्रमुख शिक्षक भी थे किसके? दारुल उलूम के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ किया गया था? मतलब किस वर्ष में ये आरंभ हुआ था देवबंद आंदोलन यूपी में? 1900 में, 1888 में, 1885 में, 1886 में? तो ये हुआ था 1866 में। कब हुआ था? 1866 में हुआ था। इसकी शुरुआत किसने की थी? मोहम्मद कासिम अल नोतवी। मोहम्मद मोहम्मद अल मोहम्मद कासिम मोहम्मद कासिम अल ननोतवी। मोहम्मद अल कासिम ननोतवी। रशीद अहमद गंगोही। रशीद अहमद रशीद अहमद गंगोही। रशीद अहमद गंगोही और सैयद मोहम्मद आबिद। सैयद मोहम्मद आबिद। सैयद मोहम्मद आबिद, जुल्फिकार अली, जुल्फिकार अली, जुल्फिकार अली एवं अन्य लोगों द्वारा 1866 में दारुल उलूम की स्थापना हुई। कहां पर हुई? देवबंद के यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाली पद्धति संबंधित थी। तो हाली पद्धति किससे संबंधित थी? बंधुआ मजदूरों से, किसानों के शोषण से, छुआछूत से, अशिक्षा से? तो ये संबंधित थी बंधुआ मजदूर से। किससे संबंधित थी? बंधुआ मजदूर से। हाली पद्धति जो थी के अंतर्गत बारदौली क्षेत्र में कालीपराज जनजाति के लोगों को उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूर रूप में कार्य करना होता था। क्या थी ये? जो आपके कालीपराज जनजाति के लोग थे उनको पुश्तैनी मजदूरों के रूप में कार्य करना पड़ता था। कहाँ पर? उच्च जातियों के यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आज की क्लास में हमने काफी कुछ कर लिया, लेकिन अभी हमारा जो आधुनिक इतिहास है खत्म नहीं हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आधुनिक इतिहास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।